Assalamu alaikum dear students. Hope that you all are fine. Today I am going to teach you class 7th science chapter number 5 acids, bases and salts. तो आप अपनी बुक निकालिएगा, पेज नंबर है 61। तो यहाँ पे दिया गया है डू यू नो, आप ध्यान रखिएगा। तो हमें ये जानना है, तो आज हम यही पढ़ेंगे, तो ध्यान रखिएगा। You must have seen people getting their copper or brass cooking vessels coated with tin metal कलाई। Why do they do so? तो यहाँ पे लिखा गया है कि कुछ लोग जो है वो अपने कॉपर यानी कि तांबे के जो बर्तन होते हैं उनके कुकिंग वेसल्स, खाना पकाने के लिए या खाने के लिए जो वो बर्तन इस्तेमाल करते हैं, कॉपर के, तांबे के या ब्रास के इस्तेमाल करते हैं, तो उस पर वो वेसल्स को कोट करते हैं। दे कोटेड दैम विथ टिन मेटल, एक टिन मेटल जैसा होता है जिसको हम कलाई कहते हैं। तो वो इस कलाई से उसको कोट क्यों करते हैं उन वेसल्स को। व्हेन वी कुक फूड इन दीज वेसल्स विदाउट द कोटिंग ऑफ कलाई, जब हम इन तांबे के बर्तन में खाना पकाते हैं कलाई करने के बगैर, द ऑर्गेनिक एसिड इज प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल्स रिएक्ट विद कॉपर एंड कोरूड इट। तो जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं प्रेजेंट किस में होते हैं, फूड में होते हैं। तो जब वो हम इस कॉपर के बर्तन में इनको डालते हैं या इनमें इनको खाना बनाते हैं इन कॉपर के बर्तन में, तो वो इनसे रिएक्ट हो जाते हैं, इस कॉपर के बर्तन से वो रिएक्ट हो जाते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स। तो क्या होता है, इस तरह से जो फूड होता है वो जो कॉपर के साथ जब वो मिक्स हो जाता है तो ये फूड जो होता है ये हमारे लिए कोरूड बन जाता है, यानी कि कोरिसिव बन जाता है, यानी कि हार्मफुल बन जाता है। फर्दर मोर द कॉपर साल्ट इज फॉर्मड बाय द एसिड्स आर पॉइजनस इन नेचर। जो कॉपर साल्ट्स होते हैं जो एसिड से बने हुए होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, नेचुरली वो क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं। तो कॉपर जब किससे मिल जाते हैं, एसिड से, ऑर्गेनिक एसिड से, जो ये कॉपर साल्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे उनका जो नेचर है वो कैसा बन जाता है, पॉइजनस बन जाता है। द कलाई प्रोटेक्ट्स द वेसल फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड्स फॉर ए वाइल। जो कलाई होती है, जो इसको हम कोट करते हैं इन बर्तनों को, तो ये कलाई जो है वो ये इसको प्रोटेक्ट करता है, यानी कि बचाता है एसिड रिएक्शन से, यानी कि एक्शन ऑफ एसिड्स। तो ये कुछ देर के समय के लिए इसको रोकती है कि वहाँ पे जो रिएक्शन हो जाती है कॉपर में जो साल्ट्स होते हैं, कॉपर साल्ट्स और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं प्रेजेंट फूड में, तो उन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होती है जिससे जो फूड है वो हमारे लिए हार्मफुल बन जाता है। तो ये कलाई जो है ये इसलिए वेसल्स पे किया जाता है ताकि वो जो फूड है वो ठीक रहे हमारे लिए। तो ये इस एसिड वाली एक्शन से इसको बचाता है। एंड हैंस प्रिवेंट्स फूड पॉइजनिंग। तो इस तरह से फूड पॉइजनिंग से ये वेसल्स बच जाते हैं। तो इन वेसल्स में फिर फूड पॉइजनिंग नहीं हो जाती है जब हम इनमें खाना पकाते हैं। तो ये कलाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करता है इस बर्तन को एक्शन ऑफ एसिड्स से। However, these days quite a number of people use stainless steel cooking vessels because they are not affected by the acids present in food materials. लेकिन इन दिनों क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है वो स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करते हैं, उन बर्तनों, उन वेसल्स का इस्तेमाल करते हैं जो स्टेनलेस स्टील होते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द एसिड्स प्रेजेंट इन फूड मटेरियल्स। क्योंकि फूड मटेरियल्स में जो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स जो प्रेजेंट होते हैं, तो उनसे जो ये वेसल्स होते हैं स्टेनलेस स्टील, उनसे उन पे कोई असर नहीं पड़ता है, यानी कि एसिड की एक्शन उस पर कुछ असर नहीं करती है, तो वो उन पे असर नहीं होता है इन बर्तनों पे। तो इस तरह से लोग इसलिए इन स्टेनलेस स्टील जो वेसल्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो है एसिड रेन, ये भी जानना ज़रूरी है। एसिड रेन किसको कहते हैं रेन कंटेनिंग ट्रेसेस ऑफ मिनरल एसिड सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन। एसिड रेन हम उसको कहते हैं जिसमें एसिड्स जो होते हैं ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं, तो उसको हम एसिड रेन कहते हैं। यानी कि जिसमें मिनरल एसिड, ट्रेसेस ऑफ मिनरल एसिड, जब एसिड रेन यानी कि रेन जो होता है, बारिश जो होती है, जब रेन ड्रॉप्स के साथ ज़्यादा मात्रा में मिनरल एसिड्स घुस जाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड,
तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एसिड रेन कहते हैं, यानी कि द रेन कंटेनिंग ट्रेस ऑफ मिनरल एसिड। जब अपना जो ये एसिड्स होते हैं जब वो किस में चले जाते हैं, जब अपना ट्रैक कहाँ पे बनाते हैं, रेन में चले जाते हैं, रेन ड्रॉप्स में घुल जाते हैं, तो उसको हम, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, तो उसको हम उस रेन को जिसमें एसिड्स ज़्यादा पाए जाते हैं उसको हम एसिड रेन कहते हैं। These acids are formed when the air is highly polluted with gases like sulfur dioxide and nitrogen dioxide due to excessive burning of coal and petroleum products। तो ये किस तरह से फॉर्म हो जाते हैं ये एसिड्स, ये किस तरह से, these acids are formed when the air is highly polluted। ये एसिड्स तब बनते हैं जब एयर, जो हवा होता है, जब वो हाईली पोल्यूट हो जाता है, किन से, गैसेस से, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कहाँ से आते हैं, जब हम बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि कोल या पेट्रोलियम, जो व्हीकल्स के जलने से जो धुआं निकलता है, या जो पोल्यूटेंट्स कहाँ से निकलते हैं, इंडस्ट्रियल, जब इंडस्ट्रीज जो होती है वहाँ से ये निकलते हैं, ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और फिर वो कहाँ चला जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम और कोल जो ज़्यादा है वो कहाँ पे जलता है, वो तो उनका इस्तेमाल, एक्सेसिव इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इंडस्ट्रीज़ में या व्हीकल्स में भी होता है इनका इस्तेमाल। तो वहाँ से जो एयर में निकलता है वो पोल्यूटेड होता है, वो हाईली पोल्यूटेड होता है। फिर एयर में ज़्यादा पोल्यूटेंट्स जो होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये क्या होते हैं, पोल्यूटेंट्स होते हैं एयर के साथ। एयर जो गैस है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये एयर में चले जाते हैं। तो इस तरह जो एयर है वो ज़्यादा पोल्यूट हो जाता है। लेकिन किस तरह से ये पोल्यूट हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, जब हम कोल और पेट्रोलियम का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रीज़ में या व्हीकल्स में या किसी और जगह, इनके एक्सेसिव इस्तेमाल से क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस से ये एयर के साथ मिल जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, ये गैसेस जो है रेन ड्रॉप्स के साथ में चले जाते हैं, तो वहाँ पे ये क्या बन जाते हैं, एसिड्स बनाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जो है सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है नाइट्रिक एसिड बनाता है। तो इस तरह से इनके साथ मिल जाते हैं, तो रेन जो है वो क्या बन जाता है, एसिड रेन बन जाता है। द अबव मेंशन्ड गैसेस डिसॉल्व इन रेन ड्रॉपलेट्स एंड कॉज एसिड रेन। तो यहाँ पे भी यही बताया गया है, जो ये ऊपर दिए गए ये जो ये गैसेस है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये कहाँ पे जाते हैं, रेन ड्रॉपलेट्स में चले जाते हैं, और वहाँ पे ये क्या बनाते हैं, एसिड रेन बनाते हैं। द एसिड रेन कैन कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू द फॉरेस्ट्स एंड क्रॉप्स एज दे डाई। तो ये एसिड रेन जो है, इससे क्या होता है, जब ये वाली बारिश पड़ती है तो फॉरेस्ट जो है वो तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं। उनके लिए बहुत ही नुकसानदेह है ये एसिड रेन। और क्रॉप्स जो हमारी फसल होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही नुकसानदेह है, फिर ये सारे क्रॉप्स जो है ख़राब हो जाते हैं। Furthermore, the acids in acid rain react chemically with the building materials of houses and historical monuments। तो इसी तरह से जो ये एसिड्स होते हैं एसिड इन एसिड रेन, जो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं एसिड रेन में, वो रिएक्ट होते हैं केमिकल रिएक्शन हो जाती है जब वो बिल्डिंग मटेरियल्स जो होते हैं, हाउसेस जो बनाए गए हैं उनमें जो मटेरियल होता है, बिल्डिंग मटेरियल जो होता है, उसके साथ ये एसिड रेन जो है केमिकली रिएक्ट हो जाता है। एंड हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, और कुछ हिस्टोरिकल मोनूमेंट जो है उनके मटेरियल में, जो उनमें मटेरियल होता है, तो उनके साथ भी ये केमिकल रिएक्शन हो जाती है इस एसिड रेन की, और वो बिल्डिंग जो है वो भी तबाह हो जाते हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता से द बिल्डिंग्स ग्रेजुअली डिके। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से ये जो बिल्डिंग्स है, हम सोचते हैं ये क्यों ख़राब हो जाते हैं, असल में इसकी वजह क्या होती है, एसिड रेन। क्योंकि एसिड रेन जो है उसमें जो एसिड्स होते हैं वो बिल्डिंग मटेरियल्स के साथ रिएक्ट होते हैं केमिकली, तो वहाँ पे वो ख़त्म हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता डिके यानी कि ख़राब हो जाते हैं। तो जिस तरह से ताजमहल जो है उसका जो कलर है वो डिफेड हो चुका है, होने लगा है, यानी कि उसकी जो चमक है वो ख़त्म होने लगी है आहिस्ता आहिस्ता। वो किस वजह से, उसका रीज़न क्या है, यही वजह है कि एसिड रेन जो है उसमें जो एसिड्स है वो उनके बिल्डिंग मटेरियल, जो उसमें मटेरियल इस्तेमाल किया गया है उसके साथ केमिकली रिएक्ट हो जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता से बिल्डिंग जो है, रिजल्ट यही आता है कि वो ख़राब होती जा रही है। तो कोई भी बिल्डिंग मटेरियल जो है उसके साथ एसिड जो होते हैं एसिड रेन में, वो उसको ख़राब करते
हैं। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ तो हमने पढ़ी कल, तो अब हमें पढ़ना है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन किसको कहते हैं ये मैंने पहले भी आपको बताया। जो ना सब्सटेंस बेसिक होती है ना एसिड होती है, तो वहाँ पे क्या वो सब्सटेंस उनको हम न्यूट्रल कहते हैं। वी हैव लर्नड दैट बेसिस टर्न phenolphthalein solution pink, the pink color changes to colorless if an acid is added to it. Let us perform the following activity. तो यहाँ पे हमें बताया गया है, हमने पढ़ा है जो बेसिस है, जब हम phenolphthalein सोल्यूशन के साथ इसको बेसिस को मिक्स करते हैं तो ये बेसिस को किस कलर में बनाता है। फिनोल्फिथिलीन जो है खुद ये सोल्यूशन किस कलर का होता है, ये कलरलेस होता है। लेकिन जब हम इसमें बेसिस डालते हैं, बेसिस सोल्यूशन इसमें फिनोल्फिथिलीन सोल्यूशन में जब हम बेसिस डालते हैं तो कलर कैसा बन जाता है, पिंक। यानी कि बेसिस जो है इसको फिनोल्फिथिलीन इंडिकेटर को पिंक में चेंज करता है। द पिंक कलर चेंज टू कलरलेस इफ एन एसिड इज एडेड टू इट। और जो पिंक कलर है ये चेंज हो जाता है कलरलेस में, यानी कि ये कलरलेस बन जाता है जब हम इसमें एसिड डालते हैं। लेट्स परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो इसके लिए हमें यहाँ एक्टिविटी 5.5 करनी है। फिनोल्फिथिलीन एसिड क्या जो ये इंडिकेटर है इसके बारे में आपने पढ़ा, तो वही उसकी एक एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है, ये हमें करना है। टू शो दैट एसिड इज रिएक्टिव विद अल्कलीज एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो हमें देखना है एसिड जो है वो किस तरह से अल्कलीज से रिएक्ट होते हैं और जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वहाँ पे होती है, यही हमें पढ़ना है किस तरह से, ये हम यहाँ पे करेंगे डिस्कस। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, तो आपको इसलिए क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, यानी कि डाइल्यूट यानी कि सोल्यूशन वाला हमें क्या चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि सोप में होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वही हमें चाहिए डाइल्यूटेड, यानी कि मिक्स किया हुआ पानी के साथ वो हमें चाहिए। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और लेमन जूस, और हमें लेमन जूस चाहिए या हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस में होता है, जो टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं, टाइल क्लीनर, उनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। या आप लेमन जूस भी ले सकते हो, वो भी हमें डाइल्यूटेड चाहिए। फिनोल्फिथिलीन सोल्यूशन, और हमें फिनोल्फिथिलीन सोल्यूशन एज एन इंडिकेटर चाहिए। और हमें एक बीकर चाहिए और एक ड्रॉपर, यानी कि जिससे हम ड्रॉप करेंगे। मेथड, तो क्या करना है हमें, पोर अबाउट 20 cc ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन द बीकर। तो हमें 20 क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी बोलते हैं हम, क्यूबिक सेंटीमीटर, हम मिलीलीटर भी कह सकते हैं। जो सीसी होता है ये हम अक्सर किस लिए इस्तेमाल करते हैं, सॉलिड सोल्यूशंस के लिए। और जो सीसी हो ये मिलीलीटर्स होता है वो हम लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमें क्या लेना है, पुअर अबाउट, तो हमें 20 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लेना है। किस में लेना है, बीकर में लेना है, एक बीकर में लेना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप में होता है, आपको याद रखना है। टू दिस सोल्यूशन ऐड फिनोल्फिथिलीन सोल्यूशन, और जो फिनोल्फिथिलीन सोल्यूशन है इसको हमें ऐड करना है। टू दिस ऐड फिनोल्फिथिलीन सोल्यूशन, क्या करना है हमें, पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड 20 क्यूबिक सेंटीमीटर हमें लेना है, मिलीलीटर लेना है। 20 मिलीलीटर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन लेना है एक बीकर में, यह है यहाँ पे बीकर, और उसके साथ ऐड करना है फिनोल्फिथिलीन सोल्यूशन। यू विल नोटिस दैट द सोल्यूशन टर्न्स डीप पिंक। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बेस है, स्लिपरी टच है। तो हम यहाँ पे क्या हम नोटिस करेंगे, जो सोल्यूशन है वो कैसा बन जाएगा, डीप पिंक, क्योंकि हमने बेस इसके साथ ऐड किया। यानी कि फिनोल्फिथिलीन सोल्यूशन जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बेस है, तो फिनोल्फिथिलीन सोल्यूशन जो है वो कलर बन जाता है क्या, डीप पिंक बन जाएगा, क्योंकि बेस के मिलने से इसको क्या हो जाता है, पिंक कलर में चेंज हो जाता है। फिल द ड्रॉपर विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हमें क्या करना है, हमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है। अलो द एसिड टू फॉल इन द बीकर ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो हमें एक एक करके एक एक ड्रॉप डालते जाना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें डालना है इस बीकर में। गो ऑन स्टीयरिंग द बीकर, तो हमें इसको हिलाते रहना है एक चम्मच से, यानी कि स्टीयरिंग करते रहना है। यू विल नोटिस दैट एट सम स्टेज, तो जब हम डालते जाएंगे एक एक कतरा, बाय द एडिशन ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ एसिड द सोल्यूशन सडनली बिकम्स कलरलेस। तो जैसे ही हम डालते जाएंगे एक ड्रॉप जैसे ही हम डालेंगे लास्ट पे, तो हम जैसे ही हमने ड्रॉप करते गए इसमें, तो अचानक से एक ड्रॉप डालने से वहाँ पे जो कलर है पिंक कलर ये चला गया कलरलेस, यानी कि ये कलरलेस हो गया, यानी कि डीप पिंक कलर फिर से दोबारा कलरलेस बन गया। इट इज़ बिकॉज एट दिस स्टेज द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन हैज़ कम्प्लीटली रिएक्टेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर।
ये इस स्टेज पे ये क्यों हो गया, हम डालते गए इसमें एक एक करके ड्रॉप, तो अचानक एक ड्रॉप पे जाने से इसमें क्या हो गया, बीकर में कलर जो है डीप पिंक हो गया था, यानी कि बेसिस के मिक्स होने से। तो अब यही कलर जो है वापस क्या हो गया, कलरलेस बन गया। यानी कि ये क्यों हो गया इस स्टेज पे ऐसा हो गया क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें था, बेस जो था उसमें, तो उसमें जब हमने क्या डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी जब हमने इतना ही डाला जितनी प्रपोर्शन में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला था, तो जब इनकी जो क्वांटिटी है बराबर हो गई तो वहाँ पे एक रिएक्शन हो गई, तो इस वजह से कलर जो है कलरलेस हो गया। यानी कि वहाँ पे क्या बनने लगा, साल्ट और वाटर, खाली पानी और वहाँ पे साल्ट बनने लगा। तो इन दोनों की रिएक्शन से, किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो अब आपस में रिएक्ट करने लगे, तो वहाँ पे एक और सब्सटेंस हमें प्रोड्यूस हो गई, वो क्या हो गई, साल्ट और वाटर। तो इसीलिए जो कलर है वो कलरलेस बन गया, पिंक कलर कलरलेस बन गया। दैट इज द लास्ट ड्रॉप ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स द एसिड इन एक्सेस एंड हेंस द कलर ऑफ फेनोल्फथलीन चेंजेस पिंक टू कलरलेस। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या बताते हैं, तो लास्ट ड्रॉप जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का था, जैसे ही हमने लास्ट ड्रॉप डाला तो इससे क्या हो गया, एसिड जो है एक्सेस हो गया इसमें, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा में बन गया ये एसिड। तो एंड हेंस द कलर ऑफ फेनोल्फथलीन, तो इसी वजह से जब एसिड इसमें बेसिस के बराबर आ गया, तो यानी कि एसिड की मात्रा जो है इसमें ज़्यादा हो गई, तो जो फेनोल्फथलीन चेंज कलर है, यानी कि बेस जो है पिंक हो गया था बेसिस की वजह से, तो अब वो इसीलिए कलरलेस हो गया क्योंकि एसिड इसमें ज़्यादा हो गया। टच द बीकर इमीडिएटली आफ्टर द सोल्यूशन बिकम्स कलरलेस। तो जैसे ही ये कलरलेस हो गया, अब इसमें बेसिस भी है और एसिड्स भी है, तो कलरलेस हो गया। तो हमें यहाँ पे जैसे ही हम कलरलेस, इसका चेंज जो है पिंक कलर से ये कलरलेस बन गया, तो हमें क्या करना है, उसी टाइम हमें इस बीकर को टच करना है। तो आप यू विल नोटिस दैट बीकर इज़ वार्म, तो आपको जो बीकर है ये आपको गर्म लगेगा। क्यों गर्म लगेगा, दस वी से हीट इज इवॉल्व्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस। ये इसलिए आपको गर्म महसूस होगा क्योंकि जो एसिड है जब वो बेसिस के साथ रिएक्ट होते हैं, मिल जाते हैं, वहाँ पे एक रिएक्शन हो जाती है, तो जो वहाँ पे सोल्यूशन प्रोड्यूस होता है वो गर्म हो जाता है। यानी कि क्यों, वहाँ पे जो उसमें सोल्यूशन होता है वहाँ पे हीट रिलीज होती है, यानी कि एसिड और बेसिस के रिएक्शन से हीट रिलीज होती है। जब किसी सोल्यूशन में एसिड और बेसिस की मात्रा बराबर होती है, क्वांटिटी बराबर होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन हो जाती है एसिड और बेसिस के दरमियान, तो वो सोल्यूशन जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है, ना वो यानी कि वो ना बेस रहता है ना एसिड रहता है, तो वो क्या बन जाता है, वहाँ पे प्रोडक्ट जो वहाँ पे निकलता है वो साल्ट बनता है। तो उस दौरान हीट भी रिलीज होती है, तो इसीलिए वो बीकर जो है हमें गर्म लगा। तो यहाँ पे हमें ये जो रिएक्शन है यहाँ पे दिखाई गई है फार्मूला में, एसिड प्लस बेस क्या देता है हमें, साल्ट और वाटर, और हीट भी वहाँ पे साथ साथ रिलीज होती है। तो फार्मूला में किस तरह से लिखेंगे, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, H2O वाटर और हीट। समझ में आया आपको, यानी कि एसिड और बेस की मात्रा जब किसी सॉल्यूशन में बराबर होती है तो वहाँ पे एक और प्रोडक्ट आता है, वो क्या बन जाता है, साल्ट और वाटर, यानी कि साल्ट वाटर हमें मिलता है वहाँ पे, यानी कि सोडियम क्लोराइड वहाँ पे और वाटर मिलता है हमें, और हीट भी रिलीज होती है, इसलिए हमें वो जो बीकर है गर्म लगा। द प्रोसेस ड्यू टू विच एन एसिड कम्प्लीटली रिएक्ट्स विद द बेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर एज द ओनली प्रोडक्ट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन किसको हम कहेंगे, यहाँ पे आप जो हमारा टॉपिक था असल में न्यूट्रलाइजेशन, तो इस एक्टिविटी से हमें पता चला, तो इसलिए हमने पहले ये एक्टिविटी पढ़ी। तो उस प्रोसेस में जहाँ पे एसिड और बेस कम्प्लीटली रिएक्ट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, और वहाँ पे एवोल्यूट हो जाती है हीट किस जो बनाती है साल्ट और वाटर को, तो उसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। यानी कि जहाँ पे एसिड और बेसिस जो है जब एक दूसरे के रिएक्ट होते हैं, यानी कि उनकी जो फ्यूचर्स होती है, ना वो एसिड होता रहता है ना वो बेसिक रहता है इन नेचर, तो वहाँ पे जो वो एक दूसरे की जो बेसिस की जो उसकी फ्यूचर्स होती है वो उसको क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देती है, और एसिड जो है वो अपनी फ्यूचर्स को आहिस्ता आहिस्ता से अपनी प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर देता है। तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट निकलता है वो साल्ट बनता है, यानी कि जब वो अपने आप को ख़त्म कर देते हैं उसमें, यानी कि अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर देते हैं, तो वहाँ पे हीट रिलीज़ होती है, और उस हीट रिलीज़ से क्या बनता है, साल्ट और वाटर बन जाता है, तो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो आज इतना ही, आप घर में अच्छे से फिर से दोबारा इसको पढ़िएगा और समझिएगा। अल्लाह हाफिज़।